गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और सभी इस कोविड-19 की महामारी के दौरान सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे होंगे। इससे रिलेटेड सभी टाइम टू टाइम हैंड वॉश कर रहे होंगे। सभी घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहन कर निकल रहे होंगे और सभी भीड़ भाड़ के एरियाज़ में 2 गज की दूरी बनाकर चल रही होंगे। तो आज हम अपने मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में पार्ट 9 पोषण, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके अधिगम उद्देश्य जान लेते हैं क्या क्या है। आइए अब हम जान लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ने के बाद विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताएं ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना बनाना, कि हम बच्चों के लिए संतुलित भोजन की योजना किस प्रकार बनाएंगे। बच्चों की खान-पान संबंधी आदतें जानेंगे। फिर हम जानेंगे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याएं और रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम क्या क्या है। ये हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की वृद्धि एवं विकास होता जाता है, उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं मुख्य रूप से उनकी शारीरिक वृद्धि दर पर निर्भर करती हैं। बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, जिसमें पर्याप्त पोषण बच्चों की पूर्ण क्षमताओं के साथ वृद्धि को सुनिश्चित करता है। यदि इस अवस्था में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो बच्चा कई प्रकार की बीमारियों के साथ साथ आजीवन अपंगता से भी ग्रसित हो सकता है। अतः हम सभी को बच्चों के भोजन में सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग करते हुए उसे संतुलित बनाने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगर बचपन में ही बच्चे में कोई पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हमने क्या जाना कि उसको बीमारी हो सकती है, भयंकर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि अपंगता से भी वो ग्रसित हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके भोजन में सभी खाद्य वर्गों का प्रयोग हो। आमतौर पर माना जाता है कि बच्चे की सामान्य रूप से लंबाई एवं शारीरिक भार में होने वाली बढ़ोतरी उसके अच्छे पोषण स्तर को दर्शाती है, जबकि वास्तव में पोषण बच्चे के स्वास्थ्य के सभी आयामों को बेहतर बनाता है। पर्याप्त पोषण मुख्य रूप से निम्नलिखित में योगदान देता है, जैसे कि शरीर के सभी अंगों के कार्य एवं प्रणाली को बेहतर बनाता है, रोगों से लड़ने तथा स्वास्थ्य सुधार के लिए शरीर की क्षमता में वृद्धि करता है, सुखद एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। तो ये हमने जाना कि अगर हम बचपन से ही बच्चे को अच्छा खाना देंगे तो ही उसका जो विकास है अच्छे से हो पाएगा। अगर उसके खाने में सभी खाद्य वर्गों में से भोजन नहीं लिया गया है, उसका भोजन संतुलित नहीं है, तो वो बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, यहाँ तक कि वो अपंगता से भी ग्रसित हो सकता है। अब हम सबसे पहले शैशवावस्था, जो कि 0 से 12 महीने मतलब कि 1 साल के दौरान, शैशवावस्था के दौरान हम उसका स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वस्थता पढ़ेंगे। जीवन के पहले साल को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान शिशु का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। इस अवस्था में शारीरिक भार, जन्म के समय शिशु का भार लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम तक होता है। 6 महीने का होते होते शिशु का वजन उसका 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष का होने पर लगभग 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चा 2.5 किलोग्राम का पैदा हुआ है तो 6 महीने में वो कितने किलो का हो जाएगा? वो 5 किलो का हो जाएगा। और 1 वर्ष में वो कितने किलो का हो जाएगा? तिगुना, मतलब 7.5-8 किलो तक उसका वज़न हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर ही। और दूसरा अब नेक्स्ट आता है लंबाई। 1 वर्ष तक के शिशु की लंबाई अपने जन्म के समय की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर से लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाती है। और सिर की परिधि एवं सीने की परिधि दोनों में वृद्धि होती है। मांसपेशियों का आकार बढ़ने के साथ साथ शिशु के पाचन तंत्र की क्षमता में भी सुधार होता है। अब हम जानेंगे कि शैशवावस्था में शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या हैं। शिशु की पोषक तत्वों की आवश्यकता उनकी आयु पर निर्भर करती है, इसलिए शिशुओं के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को 2 आयु वर्गों में निम्न में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आयु वर्ग है 0 से 6 माह। पहले 6 माह में तीव्र वृद्धि दर होने के कारण पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है
और दूसरा भाग है 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में वृद्धि दर में कमी आती है। तो 0 से 6 माह में वृद्धि अधिक बढ़ती है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, और जबकि 6 से 12 माह में वृद्धि दर में कमी आती जाती है। तो ऊर्जा कितनी चाहिए शिशुओं को, इसमें हम देखते हैं ऊर्जा क्या चाहिए और क्यों कितनी चाहिए। तीव्र वृद्धि की अवस्था होने के कारण शिशुओं की ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। शिशुओं को एक कठिन श्रम करने वाले वयस्क पुरुष की अपेक्षा प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार 2 गुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, इस अवस्था में शरीर के ऊतकों का विकास तीव्र गति से होने के कारण प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। फिर है खनिज लवण। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण एवं वृद्धि के लिए कैल्शियम तथा फॉस्फोरस अति आवश्यक खनिज लवण है। शिशु के समुचित बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमने देखा कि खनिज लवण, हड्डियों के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस चाहिए, खून बनने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, उसके लिए लौह तत्व चाहिए, और बौद्धिक विकास के लिए अन्य खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। फिर हम जानते हैं विटामिन। शैशवावस्था के दौरान वृद्धि एवं विकास के लिए तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। इसीलिए विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व, प्रोटेक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जल। शैशवावस्था के दौरान शिशु की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के दूध से ही पूरी हो जाती है। एक बार हम शिशु की पोषक तत्वों को अनुशंसित दैनिक मात्रा पर नज़र मार लेते हैं, जो कि ICMR द्वारा सुझाई गई है। तो इसमें हमने देखा कि ऊर्जा किलो कैलोरी, ऊर्जा हमें 0 से 6 माह तक के बच्चे को 108 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जबकि 6 से 12 माह तक के बच्चे को 98 किलोग्राम किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। इसी तरीके से प्रोटीन हमने देखा 0 से 6 माह तक के बच्चे को 2.05 किलोग्राम, शरीर वज़न के अनुसार 2.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जबकि 6 से 12 माह तक के बच्चे को 1.65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वहीं पर हम कैल्शियम का देखें तो 0 से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक दोनों में ही बच्चे को 500 मिलीग्राम कैल्शियम की मात्रा चाहिए। अब हम एक बार विटामिन ए की देख लेते हैं। विटामिन ए की भी मात्रा, जो कि रेटिनोल और बीटा कैरोटीन दोनों की ही सेम है, 350 माइक्रोग्राम और 1200 माइक्रोग्राम। 350 माइक्रोग्राम है रेटिनोल और 1200 माइक्रोग्राम है बीटा कैरोटीन। थायमीन की देख लेते हैं आप। थायमीन की मात्रा जन्म से 6 माह तक के बच्चे को 55 माइक्रोग्राम है, जबकि 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए 50 माइक्रोग्राम सुझाई गई है। वहीं पर नियासिन की मात्रा 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए 710 माइक्रोग्राम सुझाई गई है, और 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए 650 माइक्रोग्राम नियासिन की मात्रा सुझाई गई है। वहीं पर राइबोफ्लेविन की मात्रा 65 माइक्रोग्राम, जन्म से 6 माह तक के बच्चे के लिए, और 6 से 12 माह तक के बच्चे के लिए 60 माइक्रोग्राम सुझाई गई है। अब हम देख लेते हैं पायरिडॉक्सिन 0 से 6 माह तक के बच्चे के लिए 0.1 माइक्रोग्राम है, जबकि 6 से 12 माह तक के बच्चों के लिए 0.4 माइक्रोग्राम है। अब हम देखते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। ये इसकी मात्रा दोनों ही आयु वर्ग में इक्वल है। जन्म से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक दोनों में ही 25 माइक्रोग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से फॉलिक अम्ल की भी 25 माइक्रोग्राम सुझाई गई है। और अब लास्ट यहाँ पर दिया गया है विटामिन B12। विटामिन B12 की भी मात्रा जन्म से 6 माह तक और 6 से 12 माह तक दोनों में ही बराबर बताई गई है, जो कि है 0.2 माइक्रोग्राम। अब आगे हम जानेंगे शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताएं। अब हम शिशु की आहार संबंधी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है जन्म के बाद पहले 6 माह तक शिशु की सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के दूध से ही हो जाती है। उसके बाद 1 वर्ष की आयु तक शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं माँ के दूध के साथ साथ उनको दिए जाने वाले पूरक भोजन से पूरी हो जाती हैं। एक सुपोषित माँ के 850 मिलीलीटर दूध से 4 से 6 माह तक के शिशु की सभी पोषक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं।
यदि स्तनपान कराने वाली माँ को पौष्टिक खुराक दी जाए तो शिशु भी अच्छी तरह बढ़ता है और फलता फूलता है। इसीलिए माँ को प्रोटीन, कैल्शियम तथा लौह तत्व युक्त भोजन करना चाहिए तथा कुपोषण से बचने के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दूध, सूप, फलों का जूस तथा जल जैसे तरल पदार्थ देने चाहिए। स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, अब हम इस बारे में जानेंगे। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। माँ का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है तथा शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। शिशु के लिए माँ के दूध के महत्व का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश करता है। स्तनपान के दौरान शिशु को अलग से पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बच्चे के जन्म के 24 से 48 घंटों के अंदर माता का दूध स्रावित होने लगता है। आरंभ के 2-3 दिन तक स्तनों में से साफ हल्के पीले रंग का पदार्थ निकलता है। उस साफ हल्के पीले रंग के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम। कई माताएं प्राचीन प्रथाओं या अज्ञानतावश इसे बेकार समझकर यह प्रथम दूध बच्चे को नहीं पिलाती, परंतु इसमें दूध की अपेक्षा अधिक प्रोटीन और विटामिन ए की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रॉम में जीवन रक्षक गुण पाए जाते हैं जो कि कई महीनों तक बच्चे के संक्रमण से रक्षा करते हैं। यह बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक होता है। कोलेस्ट्रॉम शिशु के पाचक रसों के निर्माण में सहायक होता है तथा उसमें कुछ वृद्धिवर्धक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिशु को पहले दिन से ही स्तनपान कराना आरंभ कर दिया जाए। माता का दूध आरंभ के 4 महीने तक शिशु की सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। तो अभी हमने जाना कि स्तनपान कराना कितना आवश्यक है। अब हम जानेंगे स्तनपान कराने के लाभ क्या हैं। स्तनपान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हम अब आगे जानेंगे। आइए अब एक नज़र हम स्तनपान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पर डाल लेते हैं। सबसे पहला लाभ स्तनपान का क्या है। माँ का दूध शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है। माँ के दूध में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं जो शिशुओं को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। इसमें शिशुओं की वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। माँ का दूध शिशु के पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। दूध में उपस्थित लैक्टोएल्ब्यूमिन जो कि एक प्रोटीन है, आसानी से पच जाता है। माता के दूध का तापमान शिशु के लिए अनुकूल होता है। माता का दूध सुरक्षित, मिलावट रहित तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला आहार है जो शिशु को पोषण और भावनात्मक सुरक्षा देने के साथ साथ संक्रमणों तथा भोजन से होने वाली एलर्जी से सुरक्षा करता है। स्तनपान माँ को स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है तथा माँ की हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाता है। यह माँ तथा शिशु के मध्य स्वस्थ सुखद भावनात्मक संबंध के लिए बहुत ही सहायक होता है। माता का दूध स्वच्छ एवं जीवाणु रहित होता है जिससे शिशु में किसी भी प्रकार का संक्रमण होने का भय नहीं रहता। इसके अतिरिक्त माता के दूध में रोगाणु प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिशु इसे स्तनों से सीधा ग्रहण कर लेता है। माता का दूध शिशुओं को संक्रमणों एवं भोजन से होने वाली एलर्जी से बचाता है। आर्थिक दृष्टि से भी माता का दूध लाभप्रद होता है क्योंकि चाहे माता कितनी भी गरीब हो वह अपने शिशु का पोषण कर सकती है और उसे अतिरिक्त धन व्यय नहीं करना पड़ता। तो अभी हमने जाने स्तनपान के कुछ लाभ। अभी हमने स्तनपान के लाभ जाने थे। अब हम जानेंगे कि किन परिस्थितियों में शिशु को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध देना चाहिए। सबसे पहले यदि माँ किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसका शिशु पर कुप्रभाव पड़ सकता हो, जैसे तपेदिक, हृदय संबंधी रोग, रक्तहीनता, किसी प्रकार का मानसिक रोग, तो इस स्थिति में हमें शिशु को माँ के दूध की अपेक्षा ऊपर का दूध देना चाहिए। यदि शिशु किसी शारीरिक विकार जैसे तलुआ, होठ आदि के कारण माता का दूध नहीं पी सकता है तो हमें माँ के दूध की अपेक्षा उसको ऊपर का दूध देना चाहिए। और फिर हमें कब शिशु को ऊपर का दूध देना चाहिए, यदि माँ पुनः गर्भवती हो जाए तब भी हमें शिशु को ऊपर का भोजन, ऊपर का दूध देना चाहिए। यदि माँ किसी ऐसी दवा का सेवन कर रही हो जिसका उसके दूध पर प्रभाव पड़ता हो, ऐसी हालत में भी हमें शिशु को ऊपर का दूध देना चाहिए। वैसे तो भूख लगाने पर शिशु द्वारा रोने
को ही स्तनपान के लिए उत्तम समय माना जाता है, फिर भी 1 माह का हो जाने पर शिशु के स्तनपान के समय अंतरालों को नियमित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं जन्म के समय कम वजन वाले शिशु का आहार क्या होना चाहिए। जन्म के समय 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशु को जन्म के समय कम वजन वाला शिशु लो बर्थ वेट इन्फेंट माना जाता है। ऐसे शिशुओं को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जिनका भार जन्म के समय कम होता है 250 ग्राम के अकॉर्डिंग, उन शिशुओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, अभी हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली समस्या है चूसने एवं निगलने का पर्याप्त सामर्थ्य न होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में दूध ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरा, ऐसे शिशुओं का पेट एवं आंत का आकार छोटा होने के कारण उनकी अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है। ऐसे शिशुओं की ऊर्जा कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। तो जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए भी माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध से अभी सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, कैलोरी, वसा तथा सोडियम के तत्व मौजूद होते हैं। इससे उनकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त माँ के दूध का रोगाणु निरोध गुण, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, उन्हें विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाती है। तो जो माँ के दूध में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, रोगाणु निरोधी जो गुण होते हैं, वो ऐसे शिशुओं को विभिन्न संक्रमणों से भी बचाते हैं। यदि किसी भी कारण से माँ का दूध उपलब्ध न हो, पर्याप्त न पड़ रहा हो, या फिर शिशु का वजन संतोषजनक रूप से न बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शिशु को माँ के दूध के साथ साथ कुछ अतिरिक्त खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। आइए अब हम पूरक भोजन, पूरक आहार, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। पूरक भोजन माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे अन्य खाद्य पदार्थों को भी देना शुरू करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ देना शुरू किए जाते हैं उन्हें पूरक भोजन या पूरक आहार कहा जाता है। इन्हें 6 माह की आयु से शुरू किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि पूरक भोजन की प्रक्रिया में दूध पिलाने की बोतलों या अन्य बर्तनों का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक साफ सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके। एक बार हम पूरक आहार की परिभाषा देख लेते हैं। पूरक आहार को हम किसे कहते हैं? दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशु को उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए दिए जाते हैं उन्हें पूरक आहार कहते हैं। या फिर शिशु को पूरक आहार देने की प्रक्रिया को सत्यान्मोचन कहा जाता है। सत्यान्मोचन, शिशु को पूरक आहार देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सत्यान्मोचन कहते हैं। शिशु को पूरक आहार देने की शुरुआत आमतौर पर 6 माह की आयु से की जा सकती है। इस प्रक्रिया को कर्मानुसार तथा नियमानुसार बच्चे के आहार में शामिल करना आवश्यक है, अर्थात धीरे धीरे माता के दूध देने के समय या अवधि में परिवर्तन लाकर शिशु को 3-4 महीने की आयु से तरल, अर्ध तरल या कोमल ठोस आहार देना आरंभ कर दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने से शिशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। शिशु के आहार में अन्य खाद्य पदार्थों की मात्रा बहुत धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। अभी हमने जाना कि पूरक आहार किसे कहते हैं। आगे हम जानेंगे पूरक आहार के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फूड्स क्या क्या हैं। शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहारों को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है तरल पूरक आहार, दूसरा है अर्ध ठोस पूरक आहार और तीसरा है ठोस पूरक आहार। अभी हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं तरल पूरक आहार के बारे में। शिशु को तरल पूरक आहार देने की शुरुआत आमतौर पर 4 से 6 माह की आयु के दौरान की जाती है। तरल पूरक आहार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला, शुरू में 3:1 के अनुपात में उबले पानी के साथ मिला दूध और फिर कुछ सप्ताह बाद बिना पानी वाला दूध दिया जा सकता है। संतरे, मौसमी जैसे रसीले फलों का रस 5 मिलीलीटर से शुरू करते हुए 1 वर्ष तक 85 मिलीलीटर तक धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सूप, सब्जी, दाल, छना हुआ सूप लगभग 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना सूप शिशु को हम दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं मसले हुए अर्ध ठोस पूरक आहार पर।
शिशु का अर्ध ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत 6 से 8 माह की आयु के दौरान की जाती है। शिशु को दिए जाने वाले अर्ध ठोस पूरक आहार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले 6 से 8 मास की आयु से शिशुओं को अनाज, स्टार्च युक्त सब्जियां जैसे कि आलू अच्छी तरह से पकाकर मसल कर दी जा सकती है। शुरुआत में शिशु को बहुत कम मात्रा में पूरक आहार देना चाहिए और फिर आयु के अनुरूप धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाती जानी चाहिए। उबले अंडे का पीला भाग, अच्छी तरह पकी हुई दालें, मसला हुआ केला आदि भी दिए जा सकते हैं। अच्छी तरह पकाई गई और मसली हुई मछली एवं मांस शिशु के 1 वर्ष के पूरा होने पर शुरू किए जा सकते हैं। लास्ट आता है हमारा ठोस पूरक आहार, सॉलिड सप्लीमेंट्री फूड्स। शिशु को ठोस पूरक आहार देने की शुरुआत हम 9 से 11 माह की आयु के दौरान कर सकते हैं। शिशुओं को दिए जाने वाले ठोस पूरक आहार निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जब शिशु के दांत निकलने लगते हैं तो उसे कटे हुए ठोस खाद्य पदार्थ जैसे कि गाजर, खीरा, ककड़ी का टुकड़ा दिया जा सकता है। पके हुए चावल, रोटी का टुकड़ा, टोस्ट, बिस्किट आदि दिए जा सकते हैं। दाल, अनाज, टुकड़ा किया गया मांस जिसमें अनेक चीज़ें मिलाकर पकाई गई हों। तो इस प्रकार हम शिशुओं को पूरक आहार दे सकते हैं। अभी हमने जाना पूरक आहार के प्रकार क्या क्या थे। अब हम जानेंगे पूरक आहार का महत्व क्या है और पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश। शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पूरक भोजन कैलोरी से भरपूर होना चाहिए तथा उनसे प्रोटीन के रूप में कम से कम 10% ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। अभी हम जान लेते हैं पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। एक बार में केवल एक ही भोजन से शुरुआत की जानी चाहिए। दूसरा है, शुरुआत में थोड़ी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। यदि बच्चा भोजन पसंद नहीं करता तो उसे खाने के लिए बाध्य न करें, किसी और चीज़ को खिलाने की कोशिश करें तथा बाद में उसे वही भोजन पुनः देने का प्रयास करें। छोटे बच्चे को मसालेदार एवं तला हुआ भोजन नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत नापसंद को दिखाए बिना सभी प्रकार के भोजन को खाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नए भोजन को स्वीकार्य बनाने के लिए भोजन में विविधता आवश्यक है। तो ये हमने जाने पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश क्या क्या थे। आगे हम जानेंगे प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन क्या है। आइए अब हम प्रतिरक्षण के बारे में जान लेते हैं। अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पूर्णतः अच्छे पोषण पर ही निर्भर नहीं है। बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए प्रतिरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका से भी हम सभी अवगत हैं। आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि प्रतिरक्षण बच्चों के विभिन्न रोगों से किस प्रकार रक्षा करता है। एक टीका जिसमें कीटाणु द्वारा निर्मित जीवाणु, विषाणु आविष्कार निष्क्रिय रूप में होता है, बच्चे को लगाया जाता है। निष्क्रिय होने के कारण यह संक्रमण नहीं कर पाता है, किंतु श्वेत रक्त कोशिकाओं को प्रतिरक्षी तत्व पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। तत्पश्चात जब कीटाणु बच्चे की स्वास्थ्य प्रणाली पर प्रहार करते हैं तो ये प्रतिरक्षी तत्व इन कीटाणुओं को मार डालते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ICMR द्वारा अनुमोदित वैक्सीन्स टीके कौन कौन से हैं बच्चों की उम्र के अनुसार। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को BCG 1 का टीका लगता है। उसके 6 सप्ताह, जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तो OPV 2, DPT 3, हेपेटाइटिस B लगता है। बच्चे की उम्र जब 10 सप्ताह की हो जाती है तो उसको OPV, DPT, हेपेटाइटिस B लगता है। बच्चे की उम्र जब 14 सप्ताह की हो जाती है उसे फिर से OPV, DPT, हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। 9 से 12 माह मतलब जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसे खसरे का टीका लगता है। अभी हमने प्रतिरक्षण के बारे में जाना था कि शिशुओं को प्रतिरक्षण के कौन कौन से टीके लगाए जाने चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं प्रतिरक्षण की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से प्रतिरक्षण को, इम्यूनाइजेशन को परिभाषित किया जा सकता है। एंटीबॉडीज़ शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन होता है जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो जो भी हम टीका लगाते हैं हमारी बॉडी में उस टीका लगने के बाद जो चीज़ें बनती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो क्या होता है, शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन होता है जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं प्रतिरक्षण की क्या परिभाषा है। जीवन की किसी भी अवस्था के दौरान किसी संक्रामक रोग से बचाव के लिए
दवाई या टीकाकरण के माध्यम से शरीर को उपलब्ध कराए जाने वाले एंटीबॉडीज़ को प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन कहते हैं। हमने ये तो जान लिया कि बच्चे को किस उम्र में कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा, अभी मैंने पहले बताया था BCG, OPV, DPT, खसरे की। एक बार हम इनकी पूर्ण नाम, फुल फॉर्म्स जान लेते हैं। इनकी क्या है? BCG की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलीमेट्री गेवेरिन, क्षय रोग प्रतिरोधी होता है यह। OPV की फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन, और DPT की फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस तथा टेटनस। तो DPT के लिए जब हम इम्यूनाइजेशन के टीके लगवाते हैं तो ये किस किस रोग से बचाता है? डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के इंजेक्शन लगते हैं इस वैक्सीन में। अभी हमने प्रतिरक्षण के बारे में पढ़ा, अब हम एक बार देख लेते हैं शिशु एवं छोटे बच्चों की कुछ सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। इससे पहले हम एक बार प्रतिरक्षण से रिलेटेड एक मिशन चलाया है, मिशन इंद्रधनुष, उसके बारे में जान लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना क्या है? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की स्वास्थ्य मिशन योजना है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 2 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारियों, वो 7 बीमारियां कौन कौन सी है? गलघोंटू, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, खसरा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस तथा पोलियो से बचाव के लिए मुफ्त में प्रतिरक्षण दवाइयाँ, टीके लगाना है। अब हम देख लेते हैं शिशु एवं छोटे बच्चों की कुछ सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है कुपोषण, उसके बाद है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी, उसके बाद हम देखते हैं गंड थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना। इसको हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। कुपोषण, सबसे पहले मॉल न्यूट्रिशन क्या है? कुपोषण पोषण की स्थिति होती है जिसमें एक या एक से अधिक पोषण तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन के कारण बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगे। कु अर्थात बुरा और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण, जिसे ग्रहण करने से व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल पोषण तत्व नहीं मिलते, जिसके कारण वह अस्वस्थ हो जाता है। दूसरी समस्या है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी। छोटे बच्चों को प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी के कारण क्वाशियोरकर और सूखा रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। यही चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर यहाँ देख लेते हैं। क्वाशियोरकर क्या है? यह रोग शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए तो शरीर में उपस्थित प्रोटीन स्वतः ही ऊर्जा देने लगती है और धीरे धीरे प्रोटीन की कमी के कारण बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है। यह रोग 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक पाया जाता है। प्रोटीन व कार्बोज खाने में असंतुलन व बच्चों के भोजन में प्रोटीन की कमी इस रोग का मुख्य कारण है। क्वाशियोरकर रोग के लक्षण क्या क्या हैं? बच्चे की वृद्धि एवं विकास बाधित हो जाता है। बच्चा मानसिक रूप से उदास तथा चिड़चिड़ा रहने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखाई देता है। शरीर में पानी के ठहराव के कारण सूजन आ जाती है। मोटे वसा युक्त यकृत के कारण पेट फूला फूला सा दिखता है। दूसरा रोग है इसी के अंतर्गत सूखा रोग, जो कि मरासमस भी हम जिसे बोलते हैं। आहार में पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होने वाला यह रोग अधिकतर 15 महीने तक के बच्चे में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण बच्चे का माता का दूध समय से पहले छुड़ा देना और ऊपरी आहार से मिलने वाले प्रोटीन की मात्रा और पौष्टिकता में कमी होना है। 6 माह से 4 वर्ष के बच्चों में इस रोग की संभावना सबसे अधिक रहती है। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? पीड़ित बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा बच्चे का वजन बहुत कम रहता है। बच्चे का चेहरा बंदर या किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह हो जाता है। हड्डियों का ढांचा बूढ़े आदमी की तरह झुर्रीदार त्वचा से ढकने लगता है। पेट इतना सपाट होता है कि क्रमांकुंचन की क्रिया दिखाई देती है। अगला रोग है रिकेट्स। आहार में विटामिन डी की कमी होने के पर बच्चे रिकेट्स का शिकार हो जाते हैं। यह विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा फॉस्फोरस खनिज लवण प्रयोग में आ पाने के कारण होता है। रिकेट्स के लक्षण क्या क्या हैं? बच्चों के दांतों व अस्थियों के निर्माण पर असर पड़ता है। अस्थियां कमज़ोर होकर शरीर का वजन नहीं सह पाती। पीड़ित बच्चे के सिर की अस्थि विकृत होकर बड़ी, चपटी व चकोर हो जाती है और माथे की अस्थियां आवश्यकता से अधिक उभर आती हैं। फिर है आयोडीन की कमी। बच्चों में आयोडीन की कमी का सीधा प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है।
जिसके कारण बच्चा बौनेपन तथा घोंघा रोग का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है अनीमिया। बच्चों में लोह तत्व की कमी के कारण अनीमिया रोग होता है, जिसके कारण बच्चों में रक्त की कमी हो जाती है। और लास्ट है पोषणात्मक अंधापन। विटामिन ए की कमी के कारण यह रोग हम बच्चों में देख पाते हैं। आज की वीडियो में हमने शैशवावस्था जो कि 0 से 12 माह 1 साल तक के बच्चे का पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता के बारे में पढ़ा हमने। आगे हम पढ़ेंगे, हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे विद्यालय पूर्व बच्चों और स्कूलगामी बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता के बारे में। आशा करती हूँ आज की वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया गया है, समझाया गया, आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं वो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।